हेलो बच्चों, अवधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 के पार्ट नंबर 2 को, जहां डिस्कस करने वाले हैं हम उन तमाम प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और 2024 के परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लेट रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, और नहीं आएगा तो हम इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए ट्राई करते हैं। आपको क्या दिया है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लेट रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लो आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके बीच में हमने T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, हमने क्या किया है? हमने T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ यहां रख दिया है और मान लेते हैं इसका जो परावैद्युतांक है वो K है। इनके बीच की दूरी स्मॉल d है, प्लेट का क्षेत्रफल A है। हमें पता है कि ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसमें परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, उसकी धारिता C बराबर क्या होती है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस T प्लस T बाई K, ये होता है। ठीक है, C इज इक्वल टू क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K, जहां पर D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, T क्या है? थिकनेस ऑफ द परावैद्युत पदार्थ, K क्या है? परावैद्युतांक है। ठीक है, अब आपको यहां क्या कहा जा रहा है? आपको यहां क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि अगर हम इस परावैद्युत पदार्थ के स्थान पर क्या भर दें? धातु की प्लेट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि धातु के लिए परावैद्युतांक के कितना होता है, याद है? मैंने आपको बताया था धातु के लिए परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। इसका मतलब अगर हम यहां पर परावैद्युत पट्टी के स्थान पर क्या रख दें? धातु की प्लेट, तो इस फॉर्मूले में K की जगह क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। आओ इसको सॉल्व करते हैं। यदि परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लेट रखने पर धारिता C डैश हो, तो हमने धारिता को क्या मान लिया है? C डैश मान लिया है। तो यहां से C डैश बराबर क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K की जगह क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। यहां K बराबर क्या होता है? इन्फिनिटी। किसके लिए? धातु के लिए। हम इस चीज को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप बताओ, किसी भी क्वांटिटी में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 होता है। तो यहां से C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। अब आप C और C डैश को ध्यान से देखकर बताओ किसकी वैल्यू बड़ी होगी, किसका मान ज्यादा होगा, C का या C डैश का? तो आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बात बताओ, यहां पर हम प्लस T बाई K की कुछ तो वैल्यू होगी। K चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, कुछ तो होगा, यानी इस K का कुछ तो मान होगा। अगर इस K का कुछ तो मान होगा तो इसमें कुछ ना कुछ हम प्लस कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। कुल मिला के यहां हर में हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। जब आप इसके हर में कुछ ना कुछ जोड़ोगे तो इसका मतलब क्या होगा? ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बोलो, छोटा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो। अगर इसका हर कुछ बड़ा हो रहा है,
अगर हर इसका कुछ बड़ा हो रहा है तो ओवरऑल इस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ कम रहेगी। यहां देखो, यहां ये वाला टर्म हट गया, क्यों, यहां ये वाला टर्म हट गया, तो कहने का मतलब यहां हर जो है छोटा हो गया, टी वाई के वाला टर्म हट गया तो ये हर छोटा हो गया, और छोटी संख्या से अगर इसमें भाग करेंगे तो ये ओवरऑल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कुछ दिमाग में आ रही चीजें, बोलो, कुछ समझ में आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम परावैद्युत पट्टिका को हटाकर धातु की प्लेट रख देंगे तो के का मान इन्फिनिटी होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां का हर छोटा है, यहां का हर बड़ा है, जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी हो जाती है। कुल मिला के यहां सी छोटा हो जाएगा, सी डैश बड़ा हो जाएगा, तो आप यहां बोल सकते हो सी डैश ग्रेटर देन सी, माने धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ गई, धारिता यहां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो, आया समझ में, आपको फॉर्मूले से समझ में आ गया। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। यहां जब के इन्फिनिटी रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो हर का मान पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, जब हर का मान कम होगा तो भिन्न छोटी हो जाएगी। तो समझ में आ गया, बोलो। अच्छा, क्या होता कि अगर हम परावैद्युत पट्टिका ना लेकर पूरा बीच में हम क्या करते, पूरा बीच में हम धातु, पूरा हम यहां परावैद्युत पट्टिका को आंशिक रूप से न भर करके पूर्ण रूप से पूरा धातु भर देते तो क्या होता, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे केस को भी मैं यहां लिखता हूं, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में पूर्ण रूप से धातु भरा हो तो क्या होगा पता है? आप इमेजिन करो, अगर हमारे पास एक समांतर प्लेट है और इसके बीच में हमने पूरी तरह से धातु भर दिया, तो सबको पता है धातु क्या है, चालक होता है ना, धातु क्या होता है, चालक होता है। कुल मिला के यहां से करंट आएगा, यहां से आराम से पास होकर बाहर निकल जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, करंट फ्लो होता रहेगा, यानी ये अब संधारित्र जैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो क्या होगा, तो यह संधारित्र की भांति व्यवहार नहीं करेगा। बोलो, समझ में आ गया? जब हम आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी के स्थान पर धातु की प्लेट रख देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। रीजन आपको मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पर हर जो है छोटा हो गया तो ओवरऑल भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ प्लस हो रहा है तो ये हर छोटा है, सॉरी ये हर बड़ा है तो ओवरऑल भिन्न छोटी है। ठीक, यहां ये वाला टर्म गायब हो गया तो हर छोटा हो गया तो ओवरऑल भिन्न बड़ी, यानी कि धारिता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से धातु की पट्टी यहां रख दे पूर्ण रूप से, तो क्या होगा, क्योंकि ये संधारित्र पूरी तरह से चालक का कार्य करेगा, यानी यहां पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा, यानी यहां पर ये संधारित्र जैसा व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लें, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के सेट नंबर 6 में ये पूछा जा चुका है। क्या दिया है, वर्ग के केंद्र P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास एक निकाय है, निकाय का जो शेप है वो कैसा है, वर्गाकार है। इस वर्गाकार शेप, जो वर्गाकार निकाय है, वर्गाकार निकाय की जो भुजा है वो कितनी दी गई, 2D दी गई है, और आपको पूछा गया इसके केंद्र, ये इसका केंद्र है, केंद्र P पर
परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखो परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास निकाय है और उस निकाय में दो से ज्यादा आवेश हैं, दो या दो से बहुत ज्यादा आवेश हैं, तो आपको क्या करना है, अलग अलग आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव ज्ञात कर लेना है। क्या करना है, अलग अलग आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर लेना है और फिर सबको जोड़ देना है। क्योंकि विभव एक सदिश राशि नहीं है, इसको आप अदिश जैसे जोड़ सकते हैं। और आपको एक बात यहां और याद दिला दूं कि ये अदिश राशि है, इसलिए यहां पर जब विभव का मान हम ज्ञात करेंगे तो आवेशों का मान चिन्ह के साथ रखते हैं। हम इस चीज को बहुत बार बताते हैं, जितनी बार हम इस क्वेश्चन को कराते हैं उतनी बार ये जरूर बताते हैं कि जो अदिश राशि है, जैसे कि विभव हो गया, जैसे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई, उसमें आवेश का मान हम क्या करते हैं, चिन्ह के साथ रखते हैं। वैद्युत बल हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये सदिश राशियां हैं, इसको सॉल्व करते समय आवेश का मान हम चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां से आपको ये वाली डिस्टेंस कितनी दी गई, 2d, तो सबको पता है यहां से यहां की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d हो जाएगी ना। ऐसे यहां से यहां की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d हो जाएगी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d, है ना। ये डिस्टेंस d, ये वाली डिस्टेंस d, यहां से ये वाली डिस्टेंस d, ये वाला d ना। सबको समझ में आ रहा है, ये dd बन जाएगा, dd यहां पर बन चुका है। अब यहां जो विकर्णों पर, जो कोनों पर रखें, अगर हम विकर्ण को यहां समझने का प्रयास करें, अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन करें, तो आप बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो आपको यहां साफ साफ एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ऐसे ध्यान से देखो, आया, ये इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा डी रूट 2। ये वाला जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ये कितना होगा, डी रूट 2। ऐसे यहां से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी रूट 2। ऐसे यहां से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी रूट 2। ऐसे यहां से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी रूट 2। बोलो समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट रहे तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डी रूट 2, बोलो 2d, यहां से यहां की दूरी तो आधी d हो जाएगी, ये भी d, यानी ये विकर्ण वाला डी रूट 2। अच्छा आप ध्यान से देखो, यहां जितना ये -4q है उतना ये +4q है। यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस सेम है, यानी जो विभव का मान इसके लिए प्लस में आएगा वही विभव का मान इसके लिए माइनस में आएगा। ऐसे आप यहां नोटिस करो, ये जितना +2 है उतना ये -2 है, यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस सेम है। दूरी और आवेश का मान समान होने की वजह से आंसर तो सेम आएंगे, बट एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ऐसे आप इस चीज के लिए भी बोल सकते हो, आप ऐसे इसके लिए भी बोल सकते हो, ऐसे इसके लिए। मतलब जितना विभव प्लस में आ रहा है उतना ही विभव माइनस में आ रहा है। ओवरऑल विभव निकालेंगे तो बिंदु P पर कितना आएगा, 0 आएगा, शून्य आएगा। बोलो करके देखें, आओ देखते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको A मान लेते हैं, हम इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, और इसको E, इसको F, इसको G और इसको H मान लेते हैं। तो अगर हमें V परिणामी, V रिजल्टेंट चाहिए, तो यहां हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD प्लस VE प्लस VF प्लस VG प्लस VH। इतने हम सॉल्व करके ऐड कर लेंगे। अब सबको पता है बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या है, यहां मैं लिखता हूं, बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, मतलब आवेश बटे दूरी। तो एक काम करते हैं, VA, A पर कौन सा आवेश है, अच्छा 1/4πε0 तो सब में आएगा, तो हम कॉमन ले सकते हैं। बोलो 1/4πε0 तो सब में आएगा ना, हर विभव में आएगा, तो हम उसको ऑलरेडी 1/4πε0 को कॉमन ले लिए। A पर कौन सा आवेश है, -4q, अपॉन डिस्टेंस यहां से क्या है, डी रूट 2, ठीक है, प्लस VB, B पर Q है,
डिस्टेंस क्या है, d√2 है, प्लस VC यहां 4Q, और यहां से भी दूरी देखो क्या है, d√2 है, प्लस VD, D पर माइनस है और दूरी देखो d√2 है, यहां हो जाएगा -Q/d√2 प्लस VE, E पर क्या है प्लस 5Q, इस बार डिस्टेंस क्या है D है, यहां हो जाएगा 5Q/D। देखो 1/4πε सब में कॉमन है, उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद VF प्लस में 2Q, यहां हो जाएगा 2Q/ डिस्टेंस D है, प्लस VG, G पर -5Q तो -5Q/D ना, डिस्टेंस D है, फिर H पर -2Q/D, यही तो बनेगा। अब आप क्या करो, सॉल्व कर लो। देखो ये -4Q, ये +4Q, सेम डिस्टेंस है, कैंसिल हो गया, ये जितना प्लस में ये जितना माइनस में, ये कैंसिल हो गया, ये +5Q/D, ये -5Q/D, ये कैंसिल, 2Q/D -2Q/D क्या हो गया, सब ओवरऑल कैंसिल, अंदर क्या बचा 0, यानी VR इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का परिणामी कितना होगा, 0 होगा। समझ गए, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के एग्जाम में सेट नंबर 7 में आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया, बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। देखो ध्यान से, ध्यान से, A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बहुत ही ध्यान से ट्राई करना है। क्या करना है, देखो ध्यान से, आपको यहां समझ में आ रहा है कि ये सब कौन से कॉम्बिनेशन में है, बोलो बोलो, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन से कॉम्बिनेशन में है? सबको ये श्रेणी में तो नहीं लग रहा है, बोलो, ये सबको श्रेणी में तो नहीं लग रहा है, नहीं, ये श्रेणी में नहीं है। कैसे पहचानोगे, देखो पहचानने के दो तरीके, या तो आप यहां पोटेंशियल मेथड लगा लो, क्या लगा लो, पोटेंशियल मेथड, या फिर क्या करो, करंट को फ्लो करा के देख लो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहां करंट को फ्लो नहीं, हम चलो यहां पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। तो पोटेंशियल मेथड लगाने के लिए हम A को कौन सा विभव देते हैं, V, और इस B को क्या देंगे, 0। तो ध्यान से देखो, ये 3 माइक्रोफैरड किसके किसके बीच जुड़ा है, बोलो, ये 3 माइक्रोफैरड V और 0 के बीच में जुड़ा है। उसके बाद अगर इधर से चलें तो V से यहां चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये भाई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, इसको X मान लेते हैं, है कि नहीं। और अगर इस X को यहां और आगे ट्रांसफर करेंगे तो इसको Y मान लेते हैं, और ये 0 से समझो Y मान लिया। कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, 4 पॉइंट बन रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम 4 पॉइंट को अरेंज कर लेते हैं। कैसे, यहां मान लेते हैं V, है ना, यहां मान लेते हैं X, और यहां मान लेते हैं Y, और यहां मान लेते हैं 0। इस V से X के बीच में कौन जुड़ा है, देखो ध्यान से, V से X के बीच में 3 माइक्रोफैरड जुड़ा है, तो V से X में हमने ये 3 माइक्रोफैरड ऐसे जोड़ दिया, इसका काम खत्म हो गया। ये 3 माइक्रोफैरड X और Y के बीच में जुड़ा था, हमने इसको जोड़ दिया, X और Y के बीच में ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, इसका भी काम खत्म। यहां मैं लिख देता हूं, सब वैसे 3 माइक्रोफैरड सब है। और ये वाला कहां जुड़ा, ये 3, तो 0 और Y के बीच में, कुल मिला के हमने इसको यहां जोड़ दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब ये वाला कहां जुड़ा है, तो ध्यान से देखो, ये V और 0 के बीच में जुड़ा है, माने V यहां आया, ये 0 आया, इसके बीच में हमने इसको जोड़ दिया, ये बना आपका तुल्य परिपथ। बोलो समझ में आ गया, अब तो हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ये आपका हो गया A पॉइंट, ये आपका हो गया B पॉइंट। बहुत आसान। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में उसके साथ। तो पहले तीनों का तुल्य निकाल लेना श्रेणी क्रम से, फिर जो इसका आंसर आएगा इसके साथ समांतर क्रम बना लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा वैसे कैसे सॉल्व करते, मान लो पोटेंशियल मेथड के अलावा सॉल्व करना होता तब भी आसान है, देख लो, उसको भी समझ लो, जो मेथड इजी लगे उससे कर लेना। कुछ नहीं करना है, ए पर करंट फ्लो करा दो, ए पॉइंट पर,
यहां आया करंट, ऐसे आया। अब इस करंट के पास कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। तो एक करंट यहां I1 जाएगा, एक करंट यहां I2 जाएगा। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, जिस जगह पर करंट डिवाइड होता है वहां पर समांतर क्रम ले लेते हैं, और जहां करंट समान होता है वहां श्रेणी क्रम हो जाता है। तो यहां करंट डिवाइड हुआ, तो यानी ये और ये समांतर। अच्छा, यही I2 करंट ध्यान से देखो, यही I2 करंट यहां भी फ्लो किया, यहां भी फ्लो किया, यहां भी फ्लो किया, यहां भी, यहां तक फ्लो किया, है कि नहीं? और यहां से B से ऐसे करंट दोनों I1 I2 मिलके I बाहर चला जाएगा। कुल मिलाके इस 3 माइक्रोफैरड में, इस 3 माइक्रोफैरड में और इस 3 माइक्रोफैरड में I2 करंट फ्लो कर रहा है, यानी ये तीनों श्रेणी हो गए। जब ये तीनों श्रेणी हो जाएगा, इनको सॉल्व करके उसके साथ समांतर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने C1 बोल दिया, इसको हमने C2 बोल दिया, इसको हमने C3 और इसको हमने क्या बोल दिया? C4। यहां क्या लिखेंगे? पहले C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है। यहां मैं लिखूंगा C1 C2 तथा C3 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य क्या होगा बताओ? श्रेणी क्रम का तुल्य याद है? श्रेणी क्रम का तुल्य 1 अपॉन करके आता है। तो हमने कहा चलो 1 अपॉन C डैश मान लेते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जरा वैल्यू रख देते हैं। 1 अपॉन C1, C1 3 है, फिर से 3 है, फिर से 3 है, जोड़ेंगे तो 3/3 हो जाएगा, 1 आया। यानी C डैश अगर यहां से देखो तो 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये C डैश इस C4 के साथ कौन से क्रम में है? समांतर में है। तो मैं यहां लिख देता हूं, C डैश व C4 समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो क्या होगा? C इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो यहां से हो जाएगा C डैश प्लस C4, यानी C डैश कितना आया? C डैश 1 आया है, प्लस C4 कितना है? 3 है। तो 1 प्लस 3 क्या आंसर आएगा? 4 माइक्रोफैरड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 4 माइक्रोफैरड। नोट करें, नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 आविष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होगा? तो देखो, आविष्ट चालक का मतलब आवेशित चालक, मतलब आपके पास 2 चालक हैं और दोनों चालक की धारिताएं आपको दी गई हैं। एक की है 2 माइक्रोफैरड, दूसरे की है 3 माइक्रोफैरड, और दोनों पर कुछ आवेश मान लो हैं। हमें नहीं पता कितने आवेश है, मान लेते हैं टोटल आवेश Q है। मानने में क्या जाता है भाई? मान लो पहले आवेश के मतलब पहले चालक के पास X आवेश है, दूसरे के पास Y आवेश है, दोनों को ऐड करके हमारे पास मान लो आवेश Q है। अब जब दोनों को जोड़ देंगे, संयोजित कर देंगे, तो आवेश का क्या होगा? पुनर्विस्थापन होगा, पुनर्वितरण होगा। मतलब आवेश क्या होगा? आवेश या तो पहले चालक से दूसरे पर जाएंगे या तो दूसरे चालक से पहले पर आएंगे। डिपेंड करता है कि उनके विभव में क्या डिफरेंस है, कौन उच्च विभव पर है, कौन निम्न विभव पर है। लेकिन आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान न हो जाएं। माने अगर हमारे पास 2 आवेशित चालक हैं, उनको अगर हम संयोजित कर देंगे तो आवेश का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाएगा, और आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। अब जब दोनों के विभव समान हो जाएंगे तो उन पर कौन मतलब आवेश की कितनी कितनी मात्राएं संचित हुई हैं, उसी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक चालक है और इसकी धारिता हमने C1 बराबर मान ली है 2 माइक्रोफैरड, और दूसरा चालक है, इसकी धारिता C2 बराबर हमने मान ली है 3 माइक्रोफैरड। ये दिया है, ठीक। इस पे मान लो शुरू में X आवेश रहा होगा, इसमें शुरू में Y आवेश रहा होगा, हमने इसको जोड़ दिया। जैसे इसको हमने एक तार द्वारा जोड़ दिया या इसको आपस में टच भी करा देंगे हम, तो क्या होगा? आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। तो मान लो कि यहां दोनों के जो विभव है वो कितना हो गए? V और V। और ऐसे होने के पश्चात इस पर मान लेते हैं आवेश की संचित मात्रा क्या है? Q1। इस पर आवेश की संचित मात्रा क्या है? Q2। हमें Q1 बटा Q2 ज्ञात करना है। आओ देखते हैं।
आओ हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे जब दो चालकों को संयोजित किया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। यह तब तक होता है, यह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव, दोनों चालकों के विभव समान न हो जाएं। ठीक है, तो हमने यही यहां दिखाया है कि दोनों चालकों के विभव v हो चुका है, यानी समान हो चुका है। अब आवेश का स्थानांतरण बंद हो चुका है और इस समय मान लो C1 के पास Q1 आवेश आ गया, C2 के पास Q2। इसके बाद बताओ, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है ना। एक बात बताओ, यहां तो V दोनों के लिए सेम है, क्यों? यहां दोनों चालकों का विभव तो समान है, तो हम विभव को नियत मान सकते हैं। अगर विभव को नियत मानोगे तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो, C, और आप इस बेस पर लिख सकते हो Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो Q और C में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब 1 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 2। देखो 1 के सामने 1 आया, 2 के सामने 2 आया। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। Q1 बटा Q2 बराबर C1 की जगह आप लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड, C2 की जगह 3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कैंसिल हो चुका है। रेशियो क्या आया, 2:3। आंसर क्या आया, बोलो आंसर आया 2:3। बहुत आसान क्वेश्चन, नोट करें, पॉज कर लें और नोट कर लें जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 2021 में आया था, सेट नंबर 2 में। किसी संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा के बराबर होगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो आओ समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोगों को पता होगा संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/2 Q इंटू V। बोलो, इसका डेरिवेशन हम लोग ऑफलाइन क्लास में कर चुके हैं। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है, 1/2 QV। और बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा, इसको हम मान लेते हैं U डैश। ये किसके बराबर होता है, ये होता है Q इंटू V के। किसके बराबर होता है, Q इंटू V। अच्छा, ये चीज सबको समझ में आ रही, कहां से आया? देखो, बैटरी की ऊर्जा को हम डिफाइन कैसे करते हैं, बैटरी द्वारा संपूर्ण परिपथ में आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ही बैटरी के ऊर्जा के तुल्य होता है। फिर से सुन लो, बैटरी द्वारा पूरे परिपथ में आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ही बैटरी के तुल्य ऊर्जा के बराबर होता है। आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, कौन सा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और यहां से आप W इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q इंटू V। यही किया गया कार्य, Q आवेश को पूरे परिपथ में V विभवांतर के कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W। यही W क्या होगा, यही W होगा बैटरी के ऊर्जा के तुल्य। तो हमने U डैश कितना लिख लिया, QV। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि जो संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है ना,
वो बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर नहीं होती। समझ गए? आया समझ में? तो आप यहां आंसर लिख सकते हो कि क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर होगी? नहीं। आंसर होगा नहीं होगी। तो यहां मैं आंसर लिख रहा हूं नहीं होगी। आप लोग सेंटेंस बना के लिख सकते हो, बोलो, लिख सकते हो ना? नहीं होगी। कारण देखो, जब भी आप किसी संधारित्र को चार्ज करेंगे तो आप किसी न किसी संयोजक तार के द्वारा ही तो चार्ज करेंगे। तार का अपना प्रतिरोध होता है, तो बैटरी की कुछ ऊर्जा किसमें नष्ट हो जाती है? उस प्रतिरोध में खर्च हो जाती है, उस प्रतिरोध में नष्ट हो जाती है। इसलिए आधी ऊर्जा ही संधारित्र को प्राप्त होती है, उस हिसाब से उसको चार्ज कर देता है। बोलो समझ में आ गया? अगर हम इन दोनों का रेशियो पूछें, अगर मैं आपसे U अपॉन U डैश निकालने को कहूं तो आंसर आएगा 1/2। एक बार बहुविकल्पी में यह प्रश्न आ चुका है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा तथा बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा का अनुपात बताओ, तो आंसर आपके सामने 1/2। रीजन भी मैंने बता दिया क्यों नहीं होता है, और कारण भी मतलब आपको मैं आंसर भी बता चुका हूं कि नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया थोड़ी बहुत ऊर्जा तार में खर्च हो जाती है। तो नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो देखो इस प्रश्न में आपको क्या क्या दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको आसान लगे, जो आपको लगे कि हाँ आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से ट्राई करें, फिर आप वीडियो को प्ले करके अपने आंसर्स को मैच कर लें। समझ गए? खुद से एफर्ट जरूर करें, ये नहीं कि आप केवल डिक्टो कॉपी कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा अपने आप से एफर्ट करें। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम में हम लेकर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं। आज के वीडियो में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखते समय नोट्स भी बनाएं। समझ गए? केवल वीडियो को देखें ही नहीं, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व भी करें और अपने नोट्स में लिख भी डालें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस प्रश्न में क्या दिया है? एक गोलाकार चालक की त्रिज्या R बराबर आपको 9 सेंटीमीटर दिया है। सभी को पता है सेंटी मतलब क्या होता है? 10 की घात -2। तो हम यहां लिख सकते हैं 10 की घात -2 मीटर। क्या निकालना है? C निकालना है और उस आवेश की गणना करनी है, Q भी निकालना है जब वोल्टेज कितना हो जाए, इसका 1000 वोल्ट हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन। पहले तो आपको पता है गोली चालक की धारिता बराबर होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। चलो अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है? क्या आप लोग ये जानते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, मींस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके चले जाएं, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9। तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं। ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू R क्या है? 9 इंटू 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल हो गया, आंसर आया 1 इंटू 10⁻²। ये 9 ऊपर जाके ये भी -9 बन जाएगा, और ये -2 -9 -11 होता है, तो 1 इंटू 10⁻11 फैराड। ये हो गई इस गोली चालक की धारिता। अगला पार्ट क्या है? उस आवेश की गणना करनी है जिससे इसका विभव क्या हो जाए? 1000 वोल्ट हो जाए। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, आवेश बराबर क्या होता है? बोलो, आवेश बराबर C इंटू वी, Q बराबर C इंटू वी। C की जगह आपको क्या लिखना है? 1 इंटू 10⁻11 लिखना है। वोल्टेज की जगह 1000 लिखना है। 1000। एक बात बताओ सभी लोग, 1000 को क्या आप 10 की घात 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। 1000 को 10 की घात 3 हम लिख सकते हैं। इधर -11 प्लस 3, -11 प्लस 3 -8 हो जाएगा, यानी आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻8 कूलम। दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के सेट नंबर 2 में आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद से। क्या बोला जा रहा है? चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करो। आपको एक संधारित्र यहां दिखाई दे रहा है जिसकी धारिता क्या है, 2 माइक्रोफैरड है। आपको यह बताना है कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित है। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो एक बात सुन लो, जो संधारित्र होते हैं ना वो तुरंत चार्ज हो जाते हैं, मतलब ये 1 सेकंड के अंदर ही, माइक्रो सेकंड में ये फुली चार्ज हो जाते हैं। तो आप अगर ऐसे समझो, यहां पर इमेजिन करो, यहां पर आप इमेजिन करना कि आपने यहां पर कोई बैटरी जोड़ी ऐसे ना, यहां से प्लस से करंट बाहर जा रहा है, यहां से माइनस, एक बैटरी जोड़ी, ठीक है। इस बैटरी का वोल्टेज मान लो वी है, ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज V है। तो होगा क्या, जैसे ही करंट यहां से जाएगा, यहां से 2 हिस्सों में बटेगा, जैसे ही करंट यहां बटा, क्या हुआ, ये तुरंत चार्ज हो गया ना, इसको 1 सेकंड भी नहीं लगा चार्ज होने में। और जैसे ये चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, तो क्या होगा, अब करंट इस वाले परिपथ से पास नहीं करेगा। तो पूरा का पूरा करंट, ये जो I करंट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा करंट कहां से ट्रांसफर होगा, इन सब से, इन सब से। यहां से भी कितना करंट पास होने लगेगा, 2 एंपियर। तो आप इसी बात को यहां लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे, जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित होता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, सब पढ़ाया जा चुका है। तो जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित होता है तो उस तार में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिस तार में संधारित्र लगा होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब आप चित्र में देखो, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां से कोई करंट जाने, मतलब ये करंट डिवाइड होगी ही नहीं। तो जितनी करंट यहां से निकली, सभी करंट इस प्रतिरोध को मिल गई। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों में करंट कितना चल रहा है, 2 एंपियर। और जब सब में समान करंट चल रहा है तो तीनों कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो अगर आप इसका तुल्य निकालोगे तो क्या आएगा, 2 + 3 + 5 यानी कि 10 आएगा। तो आप यहां बोल सकते हो 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5, आंसर इज 10 ओम। अब आपने पढ़ा है V = I R, R की जगह R इक्विवेलेंट यूज हो जाएगा, I की जगह हम यूज करेंगे 2 एंपियर, गिवन है, R इक्विवेलेंट 10 है, यहां से आ गया 20 वोल्ट। यानी जो हमने V माना था वो V हमें कितना मिल गया, 20 वोल्ट। अब आपको फॉर्मूला पता है, देखो संधारित्र की धारिता यहां कितना दिया है आपको, यहां C बराबर दिया है 2 माइक्रो, का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैराड। तो अब आप यहां संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपको वोल्टेज भी पता चल गया है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर फॉर्मूला होता है 1/2CV², ये फॉर्मूला होता है 1/2CV²। तो यहां से क्या करोगे, 1/2C की जगह क्या लिखोगे, C की जगह लिखोगे 2 × 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। U बराबर क्या हो जाएगा, 20 का 20 से गुणा 400 हो जाएगा, × 10⁻⁻6 हो जाएगा। अच्छा, 400 को 4 × 10⁻2 लिखा जा सकता है, और यहां 10⁻⁻6 दिया गया है। क्या होगा, +2 -6 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। तो U बराबर आपको क्या मिल गया, 4 × 10⁻⁻4 जूल। यही आपका आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, आसान है, नोट करें।
नोट करें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में सेट नंबर 3 में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। याद रखना, यहां डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, केवल कह रहा है फॉर्मूला लिखो। और क्या बोल रहा है? इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या लेना है? एक द्विध्रुव लेना है इस तरह से, हमने यहां पर एक द्विध्रुव ले लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका सेंटर है मान लो O, ठीक है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है, ठीक। इसके सेंटर से अक्ष में, ये अक्ष क्या होता है? यही तो होता है अक्ष। इसके लंबाई के अनुदिश जो भी दूरियां होती हैं उसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में मान लो सेंटर से कितने दूर पर? R दूरी पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें विभव का व्यंजक लिखना है। तो सबको पता है अक्षीय स्थिति में V, यहां मैं लिख देता हूं V एक्सियल, ठीक, या V अक्षीय, तो बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, सॉरी ये होता है P/r², ये ठीक है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², ठीक है। आ गया, क्या आ गया? P/r²। और अगर आप इसी को क्या करो? इसी को घुमा दो, देखो 90 डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री घुमाने पर क्या होगा? तो जब आप इसको रोटेट करोगे, इस द्विध्रुव को ऐसे रोटेट कर दो, तो द्विध्रुव कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां माइनस क्यू चला जाएगा। देखो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 90 घुमा रहे हैं, तो यहां पर आ गया प्लस क्यू, ये सेंटर यहीं रहेगा ना। ये जब इसको आप ऐसे घुमाओगे, सेंटर थोड़ी ना चेंज हो रहा है, बस माइनस क्यू प्लस क्यू की लोकेशन बदल गई, 90 डिग्री घुमा दिया, अभी भी सेंटर वही है, r डिस्टेंस पर P। लेकिन इस बार ध्यान से देखो, तो क्या ये जो पॉइंट P है वो उसकी लंबाई के अनुदिश आ रहा है? तो आंसर नहीं आ रहा है, उसके लंबाई के अनुदिश नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहां आ रहा है? ये तो निरक्षीय स्थिति में आ रहा है। बोलो, ये कहां आ रहा है? ये तो निरक्षीय स्थिति में आ रहा है, और निरक्षीय स्थिति में सबको पता है V इक्वेटोरियल यानी कि V निरक्ष बराबर क्या होता है? 0। यानी दूसरे केस में विभव का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नोट कर लें, नोट करें सभी लोग। चलिए, तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन 2020 के सेट नंबर 3 में आ चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ठीक है। आप इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो आओ देखो क्या है क्वेश्चन में। कह रहा है 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा तथा इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो मान लो शुरू में तुम्हारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसके बीच की दूरी, इनके प्लेटों के बीच की दूरी को आप d मान लो, प्लेट के क्षेत्रफल को a मान लो, और k को मान लो 1। यहां कोई परावैद्युत की बात नहीं कह रहा है, तो इसको 1 मान लो। तब इसकी धारिता क्या होगी? पहली स्थिति। ये कौन सी स्थिति है? पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति। तो यहां हम C1 बोल देते हैं इसको, और C1 क्या आएगा? A/0/d, यही होता है, ठीक। इस केस में आपको धारिता कितना दिया है? धारिता दिया है 100 माइक्रोफैरड, इसको हम इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। इस समय इसका वोल्टेज V1 बराबर कितना दिया है? V1 बराबर आपको दिया है 400 वोल्ट, ठीक है।
सही है। अच्छा, इस केस में, इस पहली स्थिति में जब हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको हम 400 वोल्ट तक आवेशित किए हैं, उस केस में इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी? तो सभी को पता है, मान लो आवेश Q बराबर क्या है, C इंटू V। चूंकि हमने पहले वाली धारिता C1 बोली है और वोल्टेज V1 बोला, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1। वैल्यू रख के देखते हैं, C1 क्या आएगा, 100 माइक्रो की जगह क्या होता है, 10 की घात -6। आ रहा है समझ में? माइक्रो की जगह ये लिख दिया। वोल्टेज क्या है, 400 है। जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 100 को आप लिख सकते हो 40,000 गुणे 10 की घात -6। अच्छा, 40,000 को हम 4 गुणे 10 की घात 4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, 1 2 3 4 0 गुणे 10 की घात -6, यानी यहां से, हाँ, यहां से हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो 4 गुणे 10 की घात प्लस माइनस माइनस यानी -2 कूलाम। पहली स्थिति का ये आवेश आ गया। नई स्थिति में क्या बोल रहा है, दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, प्लेट के बीच की दूरी को आधा कर देना है, यानी यहां मैं लिखता हूं दूसरी स्थिति। क्या हो रहा है, यहां पर प्लेट की दूरी को आधी कर दी गई, यानी जो दूरी पहले d थी वो d/2 हो गई। प्लेट का क्षेत्रफल अभी भी a है, k बराबर अभी भी 1 है। इस समय C2 बराबर क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d होता है, d की जगह यहां क्या यूज करेंगे, d/2 यूज करेंगे। आप बताओ, ये 2 डिवाइड का डिवाइड है, कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो C2 बराबर हो जाएगा 2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। जरा समीकरण 1 यूज कर लो, समीकरण 1 से ध्यान से देखो। समीकरण 1 में a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d का मान क्या है, 100 माइक्रोफैरड। देखो ध्यान से, तो यहां से C2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, इसकी जगह हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ध्यान से देखो, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d की जगह क्या लिख दोगे, 100, तो आंसर हो जाएगा C2 बराबर 200 माइक्रोफैरड। ये हो गया, धारिता बदल जाएगी। आपको पता है ना भाई, प्लेट के बीच की दूरी को आधी करेंगे तो धारिता डबल हो ही जाएगी। वैसे भी लॉजिकल आप सोच सकते थे। तो C2 बराबर हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड। अच्छा, एक बात बताओ, प्लेट के बीच की दूरी को कम करने से क्या आवेश पर कोई फर्क पड़ा? सोचकर बताओ, आवेश कहां संचित होता है, आवेश तो उसके प्लेट में संचित होता है। क्या प्लेट में कोई बदलाव आया? नहीं। प्लेट के बीच की दूरी को कम किया, दूरी कम करने से धारिता तो प्रभावित हो जाएगी, बट संचित आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बात यहां लिखनी पड़ेगी, प्लेटों के बीच की दूरी को परिवर्तित करने पर संचित आवेश परिवर्तित नहीं होगा। देखो, आवेश कब परिवर्तित हो सकता है, अगर हम बीच की दूरी को आधा करते और इसको फिर से वोल्टेज से जोड़ देते, तब आवेश बदल जाता, तब वोल्टेज वही रहता। ध्यान से समझो, ध्यान से समझिए। जब संधारित्र के आकार में कोई बदलाव करते हैं और उसमें वोल्टेज नहीं जोड़ते हैं, एक बार वोल्टेज जोड़ के चार्ज कर दिया, उसके बाद हमने वोल्टेज नहीं जोड़ा, तो याद रखना उस समय आवेश वही रहेगा। हाँ, अगर हमने आकार बदल करके वापस वोल्टेज जोड़ दिया, या वोल्टेज जोड़ने के मतलब वोल्टेज जोड़े जोड़े ही आकार बदल दिए, तो आवेश की मात्रा बदलती है। इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना ना। तो इसका मतलब यहां हम दूसरे केस में Q बराबर अभी भी क्या लेने वाले हैं, क्या आया था, 4 गुणे 10 की घात -2 कूलाम। यही तो आया था पहले केस में, यही दूसरे केस में भी आवेश होगा। अब नया विभवांतर क्या होगा, नया विभवांतर V2 बराबर क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV, तो V बराबर Q बटा C। V2 बराबर हो जाएगा Q बटा C2। Q का मान आपके पास है 4 गुणे 10 की घात -2,
C2 है आपके पास 200 माइक्रो में है तो 10 की घात -6 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लो, ये 4 गुणे 10 की घात -2, ये -6 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +6, नीचे आया 200। और आगे सॉल्व कर लो, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे, देखो 6 - 2 4 हो जाएगा, 10 की घात 4 बटे 200। एक बार और इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से V2 बराबर लिख सकते हो, देखो 4 गुणे 10 की घात 4 को लिख सकते हो 10,000 बटे 200, 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, 2 दूना 4, यानी V2 बराबर साफ साफ 100 गुणे 2 यानी 200 वोल्ट हो जाएगा। नया विभवांतर क्या आया? 200 वोल्ट। ठीक है, नया विभवांतर क्या आया? 200 वोल्ट आ चुका है। तो अभी ये क्वेश्चन का केवल फर्स्ट पार्ट हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर देने पर नया विभवांतर क्या होगा? तो आंसर इज 200 वोल्ट। ठीक है, जल्दी से पहले इतना नोट करें, वीडियो को पॉज कर लें, इतना जल्दी से नोट कर लें सभी, क्योंकि अभी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कि संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो संचित ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? पहले हम पहले केस की ऊर्जा निकालेंगे, फिर हम दूसरे केस की ऊर्जा निकालेंगे, फिर ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। पहले वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें जल्दी से। बोलो नोट कर लिया? इरेज कर दूं? चलो इरेज कर रहा हूं, चलो इसको इरेज कर रहा हूं। जो वैल्यू आई है उसको याद रखना। क्या आई है? पहले केस में धारिता हमें पता है 100 माइक्रोफैरड है, ठीक है, और हमें क्या पता है? हमें आवेश पता है, वोल्टेज पता है। दूसरे केस में हमने आवेश और वोल्टेज निकाल लिया है। अब संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हमें पता है, हमें 3 फॉर्मूले पता हैं, आप चाहे जिस फॉर्मूले का यूज कर लो। पहला फॉर्मूला 1/2 Q इंटू V, दूसरा फॉर्मूला 1/2 CV², तीसरा फॉर्मूला 1/2 Q²/C, चाहे जिससे सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पर 1/2 Q इंटू V यूज करेंगे। उसका बेनिफिट यह है कि उसमें कोई स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी मर्जी आपकी है, आप अन्य फॉर्मूलों से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो पहली स्थिति में आवेश पता है, वोल्टेज हमें पता है कितना है, वोल्टेज हमारे पास 400 है। तो हम यहां प्रारंभिक ऊर्जा U1 बराबर क्या लिखेंगे? 1/2 Q इंटू V। तो Q की जगह हम Q1 लिख लेते हैं, V की जगह V1। तो U1 बराबर हो जाएगा 1/2, Q की जगह क्या आया है? 4 गुणे 10 की घात -2, वोल्टेज आपके पास क्या है? 400। 2 से इस 400 काट दो, 200 हो जाएगा। U1 बराबर हो जाएगा 200 गुणे 4 यानी 800 गुणे 10 की घात -2। ध्यान से देखो, तो U1 बराबर हो जाएगा 800, और ये 10 की घात 2 को आप अगर डिवाइड में लाओगे तो 100 लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ये 10 की घात -2 था, इसको डिवाइड में ले गए +2 हो गया। अब 10 की घात +2 यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, ये कट जाएगा। तो U1 बराबर क्या आ जाएगा? 8 जूल, ये प्रारंभिक ऊर्जा हो गई। ऐसे U2 बराबर क्या होगा? तो 1/2 Q2 इंटू V2। चलो 1/2 Q2, देखो आवेश में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, जो आवेश पहले था वही आवेश बाद में भी रहेगा। तो 4 गुणे 10 की घात -2। V2 कितना आया था? 200 आया था, याद आया? यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 100 हो जाएगा। U2 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 4 यानी 400 गुणे 10 की घात -2। इस 10 की घात -2 को वापस नीचे ले आओगे तो 100 हो जाएगा नीचे, 400 बटा 100, इसको कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा, यानी U2 बराबर क्या आ गया? 4 जूल आ गया। अब ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर हो जाएगा U2 माइनस U1। तो डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। U2 कितना आया है? 4। U1 कितना आया है? 8। 4 में से 8 चला जाएगा तो माइनस में 4 आएगा, तो -4 जूल,
यानी ऊर्जा में परिवर्तन कितने का हुआ, -4 जूल हो गया, यानी लास्ट वाली ऊर्जा 4 जूल कम आई है। आ गया समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे तरफ से ये इंपॉर्टेंट था, ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें, परीक्षा की तैयारी करते रहें, एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।